सर्दियों की सौगात सरसों का साग। ये देखिए व्यूवर्स, कितना यमी साग बना है। इसे देखते ही मुंह में पानी आ रहा है और ऊपर रखा मक्खन का पेड़ा तो बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है साग। और अगर आप भी इस तरीके से साग बनाना चाहते हैं और वो भी बहुत इजी स्टेप के साथ, तो आप मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज़ हेवन। मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुशामदीद। इंग्रेडिएंट्स। साग बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 गड्डी सरसों का साग और 2 गड्डी पालक का साग। मैंने 4 से 5 टमाटर ले लिए थे बड़े, जिन्हें मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। और मैंने 10 से 15 हरी मिर्च ले ली है। इन हरी मिर्चों को मैंने 1 दिन के लिए बाहर रख दिया था तो वो इस तरीके से सुर्ख हो गई हैं। और ये हरी मिर्च तेज़ होती हैं तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। अगर आपके पास ये वाली हरी मिर्चें नहीं हैं तो आप बेशक दूसरी हरी मिर्च नॉर्मल ग्रीन चिली भी ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम ग्राइंडर में डालेंगे और ग्राइंडर में डालकर एक पेस्ट बना लेंगे। इमली का पल्प 2 टेबल स्पून, थोड़ा खट्टास देने के लिए, जायका देने के लिए। पिसा गरम मसाला 1 टेबल स्पून। 1 कप बेसन लिया है बाइंडिंग के लिए। जब हरी मिर्ची और टमाटर का हम पेस्ट बनाएंगे तो साग बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो उसको बाइंडिंग के लिए हम बेसन इस्तेमाल करेंगे। बाइंडिंग के लिए बेसन इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है साग के अंदर। नमक हस्बे जायका, लेकिन मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो साग में डाले जाते हैं। साग में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, तो ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे साग हमारा बनेगा। और बघार के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो चले आइए, सबसे पहले हम साग के इंग्रेडिएंट्स से साग तैयार करते हैं। हमने साग और पालक दोनों की गड्डियों को अच्छे से सवार लिया था। सवारने के बाद हमने इसको बारीक कट कर लिया। कट करने के बाद हमने खाली पानी से इसे अच्छे से वॉश कर लिया है 2 से 3 दफ़ा। अब हम साग को उबालने की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम उबालेंगे साग को। हमें चूँकि जल्दी बनाना है तो इस वजह से मैं कुकर में बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप सिंपल पतीले में भी जो है इसे पका सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग के अंदर भी पानी होता है, तो इस वजह से आपने साग उबालते वक्त इसके अंदर पानी कम डालना है। मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद मैं कुकर का ढक्कन बंद कर इसे चढ़ा रही हूँ। इसे 5 मिनट के लिए हम रख देंगे कुकर को। तो चलिए आइए मिलते हैं 5 से 10 मिनट के बाद। व्यूअर्स, ये हमारा साग जो है बॉईल हो चुका है, तो हम अब इसको सेकंड स्टेप करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम घोटने से थोड़ा सा इसको ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे, ताकि मोटा मोटा मुंह में ना आए। और अगर आप ये घोटने से नहीं करना चाहते तो आप इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। और ग्राइंडर में पीसने से भी अगर आप बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो आप इसमें हैंड ब्लेंडर से भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। मेरे हस्बी को चूँकि मोटा पसंद है तो इस वजह से मैं ग्राइंडर वाला इस्तेमाल नहीं कर रही, तो मैं घोटना इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा मोटा मोटा भी रहे और पिस भी जाए। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा साग बहुत अच्छे से घुट चुका है। घुटने की मदद से हमने इसे बहुत अच्छा सा पीस लिया है। थोड़ा सा गरदरा सा रह गया है। जो डंठल थे, जो उसके रेशे थे, पत्ते थे, वो बहुत आसानी से जो है पिस चुके हैं।
ब्लेंडर के अंदर हमने अपनी हरी मिर्चें और टमाटर डाल दिए हैं और हमें वैसे टमाटर और हरी मिर्च में ब्लेंडर चलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि टमाटर के अंदर अपना खुद का पानी होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको पानी चाहिए होता है ब्लेंडर को। तो हम करेंगे ये कि इसके अंदर हमें 2 टेबलस्पून जो हमारा इमली का पल्प था वो हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि बहुत अच्छा सा ये एक पेस्ट तैयार हो जाए। इस घुटे हुए साग के अंदर अब हम बारी बारी अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि बाज़ लोगों जो है वो बेसन जब इसके अंदर डालते हैं साग के अंदर तो उसकी गुठलियाँ भी बन जाती हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप बेसन डालने के बाद उसे बीटर से अच्छी तरीके से बीट करें तो बेसन की गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। और उसके अलावा भी अगर फिर भी किसी को शिकायत है तो आप करें ये कि जिस तरह से बेसन पकौड़ों के लिए घोला जाता है उसी तरीके से अलग आप कटोरे के अंदर पानी डाल के बेसन को घोल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स हमने तमाम इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं, लेकिन इस स्टेज तक हमने अभी तक इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि ऑयल जो है वो जस्ट हम अपने तड़के में लगाते हैं या भगार में इस्तेमाल करते हैं तो वो इसके अंदर डालते हैं, तो इसलिए हमने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला है। इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक कि जो है इसमें इसका आटा पक नहीं जाता, इसका बेसन अच्छे से बाइंड नहीं हो जाता, तब तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। और इसके आटे को हम चूल्हे पर 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। 20 से 25 मिनट हम इसलिए पकाएंगे ताकि इसका आटा अच्छे से जो है वो पक जाए और किसी किस्म का कोई कच्चापन ना रहे। व्यूअर्स इस स्टेज पे जो है आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है क्योंकि चम्मच अगर आप नहीं चलाएंगे तो जो आटा बेसन है वो नीचे चिपक जाएगा और आपका साग जल भी जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप इस स्टेज पर इसे जो है उबाल आने तक, बुलबुले आप देख रहे होंगे वो बन रहे हैं, वो उबाल आने के बाद आपने मुसलसल 5 मिनट तक चम्मच चलाना है। उसके बाद बेशक छोड़ दें, फिर वो आटा जो है नीचे नहीं चिपकता, फिर वो उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी आ जाती है पकने की तो वो नीचे नहीं चिपकता। तो इसलिए आप मुसलसल 5 मिनट तक लाजमी चम्मच चलाएं। व्यूअर साग हमारा रेडी हो चुका है और साग के अंदर जो भगाड़ लगाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको हमने स्लाइस कट कर लिया है। 5 से 6 हमने ली है साबुत लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 2 से 3 लहसुन के जौ ले लिए थे जिनको हमने जूलियन कट कर लिया है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर सबसे पहले लेंगे हम ऑयल चूँकि हमने अपने साग के अंदर नहीं डाला था तो इस वजह से हम इस भगार के लिए हम ज़्यादा ऑयल लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल में सबसे पहले हम ऐड करेंगे लहसुन को हम गोल्डन होने तक पकाएंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ऑयल के अंदर। व्यूअर्स लहसुन हमारा अच्छे से जो है ब्राउन हो चुका है, उसमें लाइट कलर आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर अपने प्याज, साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे तो लहसुन और मज़ीद फ्राई हो जाएगा। साग हमारा रेडी हो चुका है और उसमें लगने जा रहा है तड़का जो कि वो भी रेडी हो चुका है और बहुत यम्मी है। सर्दियों में सरसों का साग और मकई की रोटी का कॉम्बिनेशन A1 होता है। साथ के साथ आप इस तड़के के अंदर चम्मच चलाते रहेंगे। अगर आपने चम्मच साथ के साथ नहीं चलाया तो होगा ये कि हमारी प्याज
किनारों से जो है डार्क ब्राउन हो जाएगी और बीच में से रह जाएगी। तो अगर आप इवनली चम्मच चलाते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा और हमारी इवनली जो है सारी प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होगी। और जिनको तड़के में प्याज नहीं पसंद तो वो अपने जो है भगार में प्याज ऐड करके सिर्फ लहसुन, साबुत मिर्च और ज़ीरे का भगार भी दे सकते हैं। लेकिन मुझे साग के अंदर प्याज का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं भगार के अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमारा प्याज का बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और अब हम इसे थोड़ी देर और तेज़ चूल्हा करके पकाएंगे ताकि प्याज बहुत अच्छी से ब्राउन कलर आ जाए और हम इसको लगाएंगे तड़का। ये देखें व्यूअर्स, साग हमारा रेडी हो चुका है। साग पकने की निशानी एक तो ये है कि ये रिड्यूस हो जाता है अपने साइज़ से पक कर, और दूसरा आप इसे टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं कि इसमें बेसन की कच्चेपन की तो नहीं आ रही। वैसे तो हमने इसको इतना पकाया है कि इसके अंदर से नहीं आएगी। साग में हमने बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला था और अब हमने इसका तड़का पगार तैयार कर लिया है और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे करेंगे हम चम्मच चलाकर अच्छा सा मिक्स, ताकि जो है सारा ऑयल जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, चिकना हो जाए साग के अंदर। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यम्मी लग रहा है। टेस्ट में भी इंशाल्लाह उतना ही यम्मी होगा। देखें ये हमारा साग तैयार हो गया है और अगर आपने इसको आप इसको मकई की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, जो सरसों के साग का बेहतरीन जोड़ है। और अगर आप चाहें तो इसको बेसन की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या नॉर्मल आटे की रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेरी वीडियोस व्यूअर्स नए सीखने वालों के लिए होती हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में होती हैं, जिसमें मैं बीच बीच में एक एक पॉइंट आपको बता रही होती हूँ कि जिनको नोट कर आप डिश बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और वो गलतियाँ जो मेरे एक्सपीरियंस में गुजरी हैं वो आपसे ना हो और आप एक बेहतरीन डिश बनाकर आप भी मेरी तरह बहुत अच्छी सी कुकिंग कर सकें। वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।